डियर स्टूडेंट्स, अभी हम साइकोडायनामिक स्कूल के जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉइड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अल्फ्रेड एडलर. जो तीसरे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल गुस्ताव युंग, जो स्विस साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट थे. फ्राइड के बहुत करीबी थे. फ्राइड ने इनको बहुत इनकरेज किया और फ्राइड के आइडियाज़ से बहुत प्रभावित थे. इवन जो इंटरनेशनल साइको एनालिटिक एसोसिएशन बनाया फ्राइड और उनके दोस्तों ने, उसके ये पहले प्रेसिडेंट थे और मेंबर तो थे ही वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी के. लेकिन बाद में शुरुआत में तो फ्राइड के ही जैसे विचार थे, लेकिन बाद में ये फ्राइड से मतभेद उनका हो गया और इन्होंने एक अपना स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया जिसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं. मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि एडलर की जो साइकोलॉजी थी उसको इंडिविजुअल साइकोलॉजी कहते हैं और इनकी जो साइकोलॉजी थी उसको एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं. तो ये जो शब्द है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. जहाँ फ्राइड और एडलर ऑस्ट्रियन थे, वियना के रहने वाले थे. ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये काफ़ी क्लोज रहे फ्राइड के. जैसा मैंने कहा, बाद में ये अलग रास्ते पे चल पड़े और इनका जो एनालिटिकल साइकोलॉजी का जो बेसिक आइडिया था वो था इंडिविजुएशन, जिसको उन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये पूरे जीवन भर चलने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को अलग स्थापित करने के लिए कॉन्शियस और अनकॉन्शियस जो एलिमेंट्स हैं उसके एग्जिस्टेंस से, उससे वो निगोशिएट करता रहता है. और अकॉर्डिंग टू युंग यही जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक टास्क है, टू डेवलप दैट इंडिविजुएशन. जो इनसे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि जो साइकोलॉजी के कुछ बड़े ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया और बाद में इस पर रिसर्चेज स्टडीज़ हुई हैं. उसकी सूची आप इस स्लाइड में देख रहे हैं. सिंक्रोनिसिटी, archetypes, archetypal phenomena, the collective unconscious, psychological complex, extraversion, introversion. आपको याद होगा कि पर्सनैलिटी थ्योरी में, जिस पे हम आगे वीडियोस करेंगे, एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट और वेल रिसर्च्ड थीम है, बट इसको इंट्रोड्यूस जो है वो कहीं ना कहीं युंग ने किया है. दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपको इसमें से दो कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्केटाइप्स. तो जो मैंने क्वेश्चंस देखे हैं युंग से, खासकर एचपी टेट में, वो आर्केटाइप से जो है वो क्वेश्चंस देखे हैं. तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट तो समझना है ही, बाकी भी आप इसको समझें. देखिए, ये फ्राइड को के सपोर्टर थे. तो इवन आपको मैंने पहले भी कहा है कि फ्राइड जो थे वो ओरिजिनल थिंकर थे साइकोडायनेमिक स्कूल के, और एडलर, युंग, जुंग लिखते हैं JUNG, बट पढ़ते हैं युंग, जे जो है वो साइलेंट होता है. उनके अधिकतर आइडियाज़ इन्हीं से मिलते हैं. तो उनसे कंपैरिजन से शुरू करते हैं. देखिए, लिबिडो आपको याद होगा फ्राइड के हिसाब से बेसिक लाइफ फोर्स था ये, लेकिन फ्राइड जो थे वो लिबिडो को देखते थे ये साइकिक एनर्जी का फॉर्म है जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन से लिंक्ड है. लेकिन युंग कहते थे कि लिबिडो जो है वो जनरलाइज्ड साइकिक एनर्जी है, जिससे बाकी हर क्षेत्र में बेहतर करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है और रेंज ऑफ बिहेवियर को प्रभावित करता है, न कि सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी को. तो पहला जो अंतर आप देख रहे हैं को लिबिडो के नेचर और उद्देश्य को लेकर के. दूसरा, फ्राइड जो थे वो कहते थे कि हमारा जो अनकॉन्शियस है वो जिन डिज़ायर्स को, जिन स्मृतियों को, जिन इच्छाओं को, वासनाओं को हमने दबा लिया है, उसका जो खजाना है, उसका जो भंडार है वो अनकॉन्शियस है. युंग कहते हैं कि ये जो खजाना है छुपा हुआ, रिप्रेस्ड मेमोरी का जो भंडार है, वो इंडिविजुअल से भी लिंक्ड है और हमारे कलेक्टिव एंसेस्ट्रल पास्ट से भी लिंक्ड है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब, जहाँ तक फ्राइड के हिसाब से एक ही अनकॉन्शियस होती है जो पर्सन में होती है. ये बोलते हैं कि नहीं, जो अनकॉन्शियस हमारी पर्सनैलिटी का है उसमें कुछ एस्पेक्ट तो पर्सनल है, जिसको वो कॉम्प्लेक्सेस भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं. बट बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिव अनकॉन्शियस है.
फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ उदाहरण दूंगी आपको। तो जैसे अंधेरे से डरना या सांप से डरना, लेट से, अब ये हमने सीखा तो है नहीं, वो पता नहीं सदियों सदियों से पूरी मानवता डरती रही है। तो वो जो हमारा कॉमन एंसेस्ट्रल पास्ट है, जो हमारा भूतकाल है, हमारे पूर्वजों का, हमारे पूरी मनुष्यता के इतिहास का, उसकी कुछ जो कॉमन इमेजेस हैं अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस सिविलाइजेशन, अक्रॉस टाइम, वो कहीं ना कहीं उसका छापा हमारे मस्तिष्क पे पड़ जाता है। इम्प्रिंट जो है ना, उसकी छाप पड़ जाती है। और उन्हीं एंसेस्ट्रल कॉमन शेयर्ड इमेजेस को ये आर्केटाइप्स कहते हैं। और उसका जो सोर्स है उसी को ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो फ्राइड और युंग में है, कि फ्राइड जहाँ तक पर्सनल अनकॉन्शियस की बात करते हैं जिसमें अनएक्सेप्टेबल रिप्रेस्ड डिजायर्स होती हैं, युंग कहते हैं कि पर्सनल अनकॉन्शियस तो होता है लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है जो हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। और बिहेवियर का जो कारण है, फ्राइड तो कह रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, युंग कह रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में जो हमारी फ्यूचर एस्पिरेशंस हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, सेल्फ को पाने की, इंडिविजुएशन की, तो वो दोनों मिल करके हमारे बिहेवियर को जनरेट करते हैं। आपको मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, एडलर कह रहे थे कि इंफीरियरिटी से बाहर आने की प्रक्रिया में ही हम बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो आप ये तीनों में अंतर आप देख सकते हैं। बट जो मेन अंतर मैंने आपको स्पष्ट किया युंग और फ्राइड का, वो यही है, लिबिडो की प्रकृति दोनों के हिसाब से अलग है, नेचर ऑफ अनकॉन्शियस अलग है, और बिहेवियर का जो कारण है फ्राइड कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस, युंग कहते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस फ्यूचर एस्पिरेशन। ये उन्होंने ये डायग्राम नहीं बनाया है, वे युंग के विचारों के आधार पर जो उनकी माइंड की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनती है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। कॉन्शियस जो लेवल है वो ईगो वाला जो लेवल है, ये लगभग फ्राइड से मिलता है। कॉन्शियस के नीचे जो अनकॉन्शियस का पार्ट है वो कुछ फ्राइड से मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कॉन्शियस के ठीक नीचे पर्सनल अनकॉन्शियस है, जिसमें अकॉर्डिंग टू युंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस किसी चीज़ के बारे में जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस हैं, उनका जो टोटल हिस्सा है, सम टोटल जो कुल योग है, वो पर्सनल अनकॉन्शियस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू युंग, फ्राइड के हिसाब से कॉन्शियस के जितना नीचे पर्सनल अनकॉन्शियस होता है, एक्चुअली युंग के हिसाब से वो उतना दूर नहीं है, कॉन्शियस के बिल्कुल पास पर्सनल अनकॉन्शियस है ये। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पर्सनल अनकॉन्शियस से भी गहरा जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे ह्यूमन एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री समझते हैं ना, कि हमारे जो पुरखों का, हमारे पूर्वजों का, हमसे पहले जो इस दुनिया में मनुष्य हुए हैं, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट इमेजेस, आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी छाप हमारे मनोमस्तिष्क पे भी पड़ती है। इसीलिए आप कई चीज़ों को आप यूनिवर्सली देखते हैं, है ना। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे इमेजेस ढूंढे, उसको उन्होंने आर्केटाइप्स कहा है। आर्केटाइप्स कई तरीके के हैं, बट 4 आर्केटाइप्स जो हैं अभी आप इसमें देख रहे हैं, मैं थोड़ा उसको आगे डिस्कस करूँगा। पर्सोना, एनिमा, एनिमस और शैडो, इसके बारे में मैं भी नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ। तो आपको फ्राइड और युंग की तुलना आपको इससे भी स्पष्ट हो रही होगी। आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो आइडिया है वो युंग का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, और उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई टर्म्स साइकोलॉजी में उन्होंने शुरू किया, आइए उन टर्म्स को एक बार देखें। एक टर्म इस्तेमाल किया है उन्होंने, सिंक्रोनिसिटी, जिसको आप मीनिंगफुल कोइंसिडेंस कहते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये सब संयोग वर्ष है, बट उस संयोग के पीछे का जो लार्जर डिज़ाइन है, देखो ना, संयोग कब कहते हैं, जब कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिखता है लेकिन उन दोनों में मीनिंगफुल रिश्ता दिखता है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनिसिटी। कॉम्प्लेक्स, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, ये भी शब्द जो है वो साइकोलॉजी में बहुत आगे डेवलप हुआ, बट इसकी जो शुरुआत वो युंग की है। अकॉर्डिंग टू युंग, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये जो आपके पर्सनल कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस लेवल पे होती है,
कलेक्शन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड मेमोरीज। एक कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई जितनी थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड मेमोरीज हैं, इनके कुल योग को उसने कॉम्प्लेक्स का। आर्केटाइप्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये यूनिवर्सल है। आर्काइक, आर्काइक मतलब बहुत प्राचीन। आइडियाज और इमेजेस हैं जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से आती है, जो हमारे देखो ना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, ये आर्केटाइप्स तो एक अलग इशू है जिस पे अभी हम बात करते हैं, लेकिन आपने भी फील किया होगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव अनकॉन्शियस। हमको लगता है, जैसे मुझे बचपन से ही लगता था कि जैसे मैं फिल्म देखने गया तो सिनेमा हॉल में 500 लोग हैं, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि मुझे लगता था कि मेरी इच्छा हो रही है फिल्म देखने की, बट कम से कम 500 लोग हैं जिनको उसी टाइम इच्छा हो रही है। फिर जब मैं ट्रेन में बैठा कहीं जाने के लिए तो पूरी ट्रेन भरी हुई, तो मुझे लगता है कि मुझे ही दिल्ली से चंडीगढ़ आना है, बट हज़ारों लोग वही चीज़ सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव अनकॉन्शियस तो है। ये बोलते हैं कि जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के जो यूनिवर्सल इमेजेस हैं, यूनिवर्सल आइडियाज हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन छपते रहते हैं लोगों के मनो मस्तिष्क पे, और वो आगे ट्रांसफर होती जाती है। तो जो यूनिवर्सल आइडियाज और इमेजेस हैं उसी को आर्केटाइप्स कहते हैं। जैसे द मोमेंट आई यूज द वर्ड मदर, तो मदर कहते ही एक इमेज, एक सेट ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में हैं, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपोजर के। तो वो अकॉर्डिंग टू यूंग वो एक आर्केटाइप्स हमारी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जो है वो लिंक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं फ्राइड के इंस्टिंक्ट से। तो साइकिक लेवल पे वो इंस्टिंक्ट जैसा है जो हमें ड्राइव करता है आर्केटाइप्स में। तो कहीं ना कहीं अनस्पेसिफिक, इन्नेट समझते हैं ना आप, जिसके साथ आपका जन्म होता है। यू डोंट लर्न, यू सिंपली गेन इट, है ना। जन्मना जो चीज़ है, जन्मजात जो चीज़ होती है, वही इन्नेट अनस्पेसिफिक नॉलेज है जो ह्यूमन हिस्ट्री के कुल योग से निकला है और हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट करता है। तो जैसे मदर को कैसे होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू यूंग हम अपनी मदर को देख के तो सीखते ही हैं, दुनिया अपने आसपास की मदर्स को देख के तो सीखते ही हैं, लेकिन अब तक जितनी मदर्स हुई हैं उनको लेकर के जो हर सिविलाइजेशन में एक यूनिवर्सल इमेज डेवलप हो गया है, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी के रूप में है। तो मतलब आप अंतर देखें, फ्राइड इंडिविजुअल रिप्रेस्ड मेमोरीज की बात कर रहे हैं, यूंग जो है यूनिवर्सल मेमोरीज जो एंसेस्ट्री से हमको मिलती है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। की आर्केटाइप्स जो हैं वो 4, जैसे मैंने बताया, पर्सोना, मास्क। ये क्या है कि जैसे हम लोग किस समय किस सिचुएशन में अपने कौन से पार्ट को छुपाना है और कौन से पार्ट को जताना है, तो वो जो मास्क है वो हमको एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस से मिला है, हमारी कॉमन हेरिडिटी जो है ह्यूमैनिटी की, उससे मिला है। उसके द्वारा हम एक एक्टर की तरह हम लोगों को वही बताते हैं जो हम बताना चाहते हैं। तो ये जो एक आर्केटाइप है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको बोलते हैं पर्सोना टाइप। एनिमा और एनिमस, एनिमा और एनिमस देखिए इसमें लिखा है बायोलॉजिकल सेक्स का मिरर इमेज है। कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन उसको आप ध्यान से समझिए। सिंपल भाषा में समझते हैं, टेक्निकल भाषा आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए वो ये कहते हैं कि हर इसको ऐसे समझिए कि जन्म जन्मांतर से, सदियों सदियों से, जब से मनुष्यता है, स्त्री और पुरुष एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने से एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स छप जाती है एक दूसरे पे, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा तो कोई, या तो हम मेल होंगे या फीमेल होंगे, लेकिन उस मेलनेस में भी एक फीमेलनेस होती है और उस फीमेलनेस में भी एक मेलनेस होती है। उसी को मिरर इमेज कह रहे हैं। मतलब एक मेल में जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीमेल आर्केटाइप्स होती हैं, उसको बोलते हैं एनिमा, और एक फीमेल में जो मेल आर्केटाइप्स होती है उसको बोलते हैं एनिमस, है ना। जैसे मेल आर्केटाइप क्या है, मान लो डोमिनेशन का है, तो फीमेल आर्केटाइप क्या है, टू बी डोमिनेटेड। तो आपने देखा है ना, हर इंडिविजुअल में ये दोनों होगा, किसी में कोई चीज़ डोमिनेट करेगी, किसी में कोई चीज़, किसी में कोई चीज़ अनडोमिनेट करेगी, किसी में दूसरे में कुछ और करेगी। तो सिंपल भाषा में कि पुरुष में जो स्त्री की छवि है या
स्त्रियोचित लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो एनीमा है उस आर्केटाइप का नाम, और स्त्रियों में जो पुरुषत्व है वो एनिमस है। तीसरा है शैडो, वो हमारे एनिमल साइड ऑफ पर्सनैलिटी है। आप इसको कंपेयर करिए फ्राइड के इद से। फ्राइड का इद जैसा था, आपको याद होगा फ्राइड वाला वीडियो, तो उसमें मैंने इमेज यूज किया है जिसमें वो जानवर जैसा, जो हमारे अंदर का जो जानवर वाला पार्ट है, जो क्रिएटिव भी हो सकता है। आपको याद होगा कि मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, डिफेंस मैकेनिज्म, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो उदात्तीकरण, सब्लिमेशन जो है, मतलब यदि आपके अंदर का जानवर जो है वो पॉजिटिव दिशा में भी जा सकता है, जो एनर्जी वो क्रिएटिव फॉर्म भी ले सकती है। मतलब फ्राइडियन या साइको एनालिटिक थ्योरी के हिसाब से जो सेक्सुअल एनर्जी है नेगेटिव फॉर्म में जाती है तो रेप करता है इंसान, और पॉजिटिव साइड में जाती है तो रोमांटिक सॉन्ग्स लिखता है, म्यूजिक कंपोज करता है, पेंटिंग्स बनाता है। तो जो हमारा शैडो पार्ट है, एनिमल साइड है हमारी पर्सनैलिटी का, जो इद से मिलता जुलता है, उस आर्केटाइप को उन्होंने कहा शैडो। सेल्फ, जो हम कन्फ्लिक्टिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उसको हम एक कॉमन यूनिटी के रूप में जो डेवलप करने की जो हमारे आर्केटाइप है वो सेल्फ है। और अल्टीमेटली लाइफ का एम भी यही है कि हम एक सेल्फहुड को प्राप्त करें, मतलब इंडिविजुअल सेल्फ और कॉस्मिक सेल्फ। ये बिल्कुल इंडियन अध्यात्म वाले आइडियाज़ हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है और कॉस्मिक सेल्फ जब मर्ज कर जाता है तो हमारा एक सेल्फ जो आर्केटाइप है वो डेवलप होता है, वो कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से लिंक्ड है। ये 4 मोस्ट डोमिनेंट टाइप्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट टाइप है, फादर आर्केटाइप, मदर आर्केटाइप, हीरो आर्केटाइप। हर सिविलाइजेशन में जो हीरो की इमेज सेम है, फादर की इमेज सेम है, मदर की इमेज सेम है। तो बिना फादर मदर हीरो को देखे हुए हमारे मन में इनके आर्केटाइप्स हैं, और वो हमारे कॉन्शियस लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। ये देखो जो मैंने 4 इंपॉर्टेंट आर्केटाइप्स बताए हैं उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एनिमा एनिमस देखिए आप, मेल है लेकिन मिरर में उसको फीमेल दिखाई दे रही है, और यदि ये फीमेल होती तो मिरर में एम दिखाई देता। तो ये जो अभी जो है वो एनिमा आर्केटाइप है। यदि ये फीमेल बाहर होती और मेल अंदर होता तो वो एनिमस होता। शैडो आप देखिए, एक्चुअल कुछ है बट अंदर उसके कुछ और चल रहा है, ईद की तरह उसके अंदर जो रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं जिसको हम बचाना चाहते हैं, लोगों से छुपाना चाहते हैं, हमारी सीक्रेट्स डिज़ायर्स जो हैं वो इसमें शामिल होती है। परसोना देखिए, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम अलग अलग मुखौटा धारण कर लेते हैं और अपनी जो चीज़ वही चीज़ लोगों को जताते हैं जो हम जताना चाहते हैं। तो सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर जताने की जो आर्केटाइप है वो परसोना है। और सेल्फ जो है वो आइडियल आर्केटाइप है कि जहाँ पर हम लाइफ की सारे कॉन्फ्लिक्ट से, जो कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जब एक यूनिफाइंग एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं तो वो जो आर्केटाइप है वो डेवलप होता है। ये इंपॉर्टेंट आइडियाज थे, और मैंने जैसा कहा एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन का आइडिया भी यही था। 4 जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फंक्शंस को भी पहली बार इन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं लर्निंग में और जनरल साइकोलॉजी में। थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूटिंग, ये बाद में बहुत सारे रिसर्चों का आधार स्तंभ बना। थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग और इंट्यूटिंग, इसको भी आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति कार्ल गुस्ताव युंग था। और इसी के कॉम्बिनेशन से जो 8 पर्सनैलिटी टाइप बाद में बने, वो भी उसका कहीं ना कहीं रूट जो है युंग के कॉन्सेप्ट में दिख रहा है। तो आई होप युंग का जो बेसिक आइडिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियस, युंग का जो बेसिक आइडिया था आर्केटाइप्स, उसकी आपको कुछ समझ डेवलप हुई होगी। कम से कम इतनी कि यदि MCQ क्वेश्चंस में उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर।